अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और जो बड़ी खबर है वो ये कि जनाब दुबई अनलॉक्ड इस वक्त सामने है। दुबई में जो गैर मुल्कियों की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका इंकशाफ हुआ और इसमें जो सरफहरिस्त है वो भारत का नाम है, जिसमें उनकी जो पॉपुलेशन है 1 अरब 41 करोड़ की पॉपुलेशन में 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं। और सेकंड नंबर पे होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिसकी पॉपुलेशन 24 करोड़ की है और 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 प्रॉपर्टीज़ यानी जायदादें, इनका इंकशाफ दुबई में हुआ। सिर्फ इसका ज़रा मैं कंपैरिजन जो कर रहा हूँ, अगर इंडिया की बात करें तो उसमें हर 47,474वां जो हिंदुस्तानी है उसकी प्रॉपर्टी दुबई में है, और इसके मुकाबले में हर 1,000 के बाद का जो शख्स है उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है। यानी हम एक हवाले से देखें तो पाकिस्तान कहीं आगे है इस सूरत में कि इस एक ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो है वो सरमायाकारी करें, और हमारे जो लोग हैं जो साहिब सरवत अफराद हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाकर पैसा बना रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाकर सरमाया अपना लगा रहे हैं। और इसमें रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मेकर्स भी हैं, और इसमें बैंकर्स भी शामिल हैं। इससे पहले जो पेंडोरा पेपर्स था तकरीबन 700 पाकिस्तानियों का उसमें नाम आया था। कोई 300-350 पाकिस्तानी जो है वो पैनामा लीक्स में भी आए थे, लेकिन उस वक्त एक हुकूमत को, वज़ीर आज़म को चलता किया था, लेकिन उसके बाद किसी किस्म की कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये इस मरतबा भी ऐसा होगा या क्या, ये मामला क्या है, ये जानेंगे। इस वक्त फॉर्मर चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो दुबई अनलॉक्ड है, दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सब डिक्लेयर्ड हैं, तो ये डिक्लेयर्ड होना और लेजिटिमेट होना क्या एक ही चीज़ है या इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए? क्या देख रहे हैं आप इसे? कोई बंदा पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट है और उसके पास कोई भी एसेट दुनिया के किसी हिस्से में भी है, तो उसको उस एसेट को पाकिस्तान के इनकम टैक्स रिकॉर्ड में आना चाहिए। उसको हम डिक्लेयर्ड बोलते हैं, और उसके अंदर से जो उसकी आमदनी आ रही है उसको पाकिस्तान के रिकॉर्ड में वो आदमी शो करे, ये डिक्लेयर्ड होता है। बाकी डिक्लेयर्ड है। उसके बाद डिक्लेयर्ड का मतलब ये होता है कि वो आदमी इस काबिल भी है कि वो ये बता सके कि उसके पास ये पैसे जो हैं जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो कहाँ से आए। इसको हम उसकी मनी ट्रेल बोलते हैं। तो जो आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड है, ये मेरा हिसाब से दो बातें मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये 11 बिलियन रुपीस की जो प्रॉपर्टीज हैं ये उन लोगों की है जो इंडिविजुअल के नाम पर हैं। अगर आप वो प्रॉपर्टियां भी डालेंगे जो पाकिस्तानियों की कंपनियों के थ्रू है, तो ये तकरीबन 20 अरब रुपए 20 अरब डॉलर पहुंच जाएगी। और ये आपने जो कंपैरिजन किया था आबादी के लिहाज से वो ठीक नहीं है इमरान। इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.5 ट्रिलियन डॉलर है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 17 बिलियन डॉलर है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 23 बिलियन डॉलर है, और हमारी तकरीबन 11 बिलियन डॉलर के पैसे बाहर रखे हुए हैं। ये पाकिस्तान की लोगों की पोजीशन है। दूसरी बात जो आपने मुझे कहा कि ये बाहर उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उन्होंने अपने पैसे बाहर पार्क किए हैं। जनरली ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन से पैसे कमाए हैं या उनकी अनटैक्स मनी है, उन्होंने जाकर दुबई में ये पार्क कर दिए हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इनमें से किसी आदमी ने भी 5 से 10% से ज्यादा रिटर्न नहीं कमाया, और ये अभी और लॉस करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब ये बात फिर घूम फिर के सर वहीं पे आ जाती है कि अगर ये वाक्ड हैं और उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब ये तो डिक्लेयर्ड हैं, तो इसकी तहकीक कैसे की जाएगी, कौन करेगा? क्योंकि इससे पहले मैंने कहा कि कोई 700 के नाम जो हैं पाकिस्तानियों के पेंडोरा पेपर्स में थे, फिर पैनामा पेपर्स के भी आपके सामने आए, और फिर यहाँ तो जो क्वांटम कहा जा रहा है वो तकरीबन 23,000 पाकिस्तानियों की बात की जा रही है, 17,000 पाकिस्तानियों की बात की जा रही है। अच्छा, उसमें अगर आप देखें ना तो अक्सर के जो एड्रेसेस हैं वो दुबई के हैं।
तो इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तानी एड्रेस नहीं दिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने लोकेट करना पड़ेगा कि ये जो आदमी है ये पाकिस्तान में इसका एड्रेस क्या है, और कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो उससे आप पूछे भाई आपका एसेट है, आपका सोर्स क्या है और आपने कहाँ डिक्लेयर किया है। मगर जो हमारा पास का रिकॉर्ड रहा है और जो हमारी कैपेबिलिटी इस बारे में रही है, उससे मैं कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता कि कोई बड़ा हमारे पास रेवोल्यूशन आएगा। मगर ये जो कुछ हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो एक 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 हमारे मुल्क में ऑरा बन गया था कि हम ये समझ रहे थे कि अगर हम पैसे को दुबई ले गए तो ये तमाम नज़रों से छुप गया, अब वो ख़त्म हो गया और लोगों को ये भी यकीन हो गया कि दुबई की प्रॉपर्टी भी किसी वक्त भी पब्लिक में सामने आ सकती है। तो सर इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती क्या दुबई गवर्नमेंट से, पाकिस्तान अगर चाहे? क्योंकि इस तरह का कुछ इंडिया के साथ तो उनका अरेंजमेंट है कि अगर $5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर वहां पे होगी तो दुबई गवर्नमेंट जो है वो यूएई गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बताएगी। पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं है? जो दुबई गवर्नमेंट है उनके साथ हमारा CRS नहीं है, जो हमारी CRS कहलाता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। दुबई गवर्नमेंट ने अभी हमारे साथ CRS साइन नहीं किया है, मगर वो अल्टीमेटली साइन करेंगे क्योंकि अब उनको सिस्टम में आना है, क्योंकि वो अब FATF से निकल चुके हैं और ये सब चीज़ें उनको सिस्टम में लानी पड़ेंगी। और इमरान, मैं आपको एक बात बता दूं, ये उन्होंने हमारे लिए नहीं किया है, ये उन्होंने अमेरिकन्स के लिए और इंडियंस के लिए किया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनके लोगों के पैसे अनडिक्लेयर्ड रहें। आप देखिएगा जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी उन लोगों के साथ क्या करता है जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा? पाकिस्तान में तो वही होगा जो 75 साल से हो रहा है। तो सर ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब हम देखें ना, अगर ये सारी चीज़ें चल रही थी तो पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट, पाकिस्तान में और इदारे, पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक, पाकिस्तान में FIA, फिर इसके अलावा हम FATF के अंदर थे, और जहां पर ये सारा पैसा जाकर पार्क्ड हो रहा है वो खुद कंट्री जो है वो भी FATF के लिस्ट में रहा। तो ये कब तक चलेगा? इसके ऊपर कुछ नहीं होगा फिर ये तो एक लाहासिल एक्सरसाइज है सारी। देखिए, आपने अगर अखबार पढ़ा हो और इसकी जो डॉन की रिपोर्ट पढ़ी हो तो उसमें एक चीज़ रिपोर्टेड है कि जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने अकामे की डिटेल मांगी थी UAE से। आपने पढ़ा, अगर अखबार में पढ़ा हो। और उसके बाद मुझे पॉलिटिकल प्रेशर से वापस होना पड़ा था। तो आप मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग गरीब और फकीर होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, लेकिन ये बात हुई थी ना कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। आपने तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से शायद मांगी थी ना सर? ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? लेकिन वो तैयार नहीं थे देने की। ये तो इस वक्त ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब हम 1-1 बिलियन के लिए उनके पास जाके उनके पैर पकड़ते हैं तो आपके ख्याल में वो हमें देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? इमरान, सच बोले ना। आप इतनी लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे हैं? आप सीधी सीधी सच बात करें कि हमारी अपनी औकात कोई नहीं है, हम एक गरीब मुफलिस बैंकरप्ट मुल्क है, तो हम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं हम अपने साथ? तो सर अब यहाँ नहीं, मैं तो ये सर जानना चाह रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान में अब अगर चेयरमैन FBR ये कह देते हैं कि जनाब ये इंफॉर्मेशन जो है ये मुकम्मल नहीं है और हमें पता नहीं कि वहां पे अकामा किस किस के पास है, बहुत सारी चीजें, तो क्या मतलब इसको एक अंडर द कार्पेट डाल दिया जाएगा? यहाँ पे तहकीक नहीं होनी चाहिए? उन 17,000 या 23,000 पाकिस्तानी जो भी हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है उनको अलग देखें, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ उनको अलग देखें। मैंने आपको कहा ना कि जब आप उनसे जाकर 1-1 बिलियन डॉलर मांगेंगे तो वो तो जो चीज देंगे वो अपनी मर्जी से देंगे ना। मेरा सवाल, उनकी तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है। आप मतलब मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। आप इतनी जोर से बोल रहे हैं कि जी ये करें वो करें। आपको क्या पाकिस्तान की 75 साल का हिस्ट्री का आपको कोई अंदाजा नहीं है? और क्या आप समझ रहे हैं कि कोई पाकिस्तान में कोई फरिश्ते नाजिल हो गए हैं जो अब इसको सही कर लेंगे? सर ठीक है, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि जनाब बेगर्स आर नॉट चूजर्स, लेकिन बात सारी ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जो अब आ गई है हमारे लोगों के पास भी तो अब आ गई है ना, कुछ नाम आ गए, हम तो यहां से क्यों नहीं शुरू कर सकते? मैं ये जानना चाह रहा हूं। उसके आगे लिखा हुआ है दुबई।
एड्रेस तो नहीं लिखा ना उसके आगे है। मैं मुझे सवाल क्या है आपका, जो होगा कर लेंगे, इससे मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आपका आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन, शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। शब्बर ज़ैदी साबिक चेयरमैन एफबीआर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये जो नाम इस वक्त सामने आए हैं, क्या बस ये हेडलाइंस बने और ख़त्म, इससे आगे कुछ नहीं सिलसिला चलेगा, इससे आगे पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा, ये इसी तरीके से मामला चलते जाएंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। अगर कोई भला होगा या नहीं होगा वो उस आदमी का और एफबीआर का मामला है। मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या हुआ? मेरी बात समझिए, किसी का टैक्स मैटर जो होता है वो उसका पर्सनल मैटर होता है। हाँ। अगर किसी आदमी के नाम आया है, अब उसको जो नोटिस इश्यू होगा, उसने डिक्लेयर किया है या नहीं किया, उसके खिलाफ एक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती जब तक वो हाई कोर्ट में नहीं जाती। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भला हुआ पाकिस्तान का या पाकिस्तान का भला नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट के मैं तो ये जानना चाह रहा था ना कि जनाब नोटिस यहाँ से जाएं, लोगों को खड़ा किया जाए, उनसे पूछा जाए। क्या इससे पहले वो जो पेंडोरा बॉक्स में 700 लोगों के नाम आए थे, उनके साथ ये एक्सरसाइज हुई या पैनामा में हुई? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे क्या पता कि ये एक्सरसाइज, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज होगी जरूर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस बारे में कोई बंदा बता नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती है। कोई असेसमेंट किसको इश्यू हुए, किसको नहीं हुए, ये मैं आपको कोई आदमी बता नहीं सकता। अगर बताएगा तो वो जुर्म होगा उसके खिलाफ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा सर, फिर क्या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, फिर क्या मैकेनिज्म डिवाइस होना चाहिए इसके नौबत यहाँ तक ना आए और चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन में हो, ये पैसे पाकिस्तानियों के इस तरह से बाहर ना जाएं? अब ये भी तो नहीं पता ना कि ये सारा पैसा, और आपने भी कहा कि कितने लोगों ने लेजिटिमेट तरीके से भेजा है, ये सवालिया निशान है इसके ऊपर। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ना कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि जब आप सारे आज शोर मचा रहे हैं, मैं इस बात के ऊपर 10-15 साल से शोर मचा रहा हूँ, आपके अखबार में भी लिखता रहता हूँ। आप बताइए, क्या पाकिस्तान में पास्ट में क्या ये ऐड नहीं आता था कि आप आ जाएं और पीसी में दुबई की फ्लैट की बुकिंग कराएं और रुपए पाकिस्तान में दें? ये आता था या नहीं आता था? बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो उस वक्त आपकी आंखें नहीं खुली, क्या ये आपको आज पता लगा है? मेरा सवाल ये है इमरान, ये तो यार एक छोटा सा, ये तो चीजें होती रहती हैं। पाकिस्तान की रियासत को जिस तरह चलाया जाता रहा है और रहा है इस वक्त भी, उसके हिसाब से ये रियासत चल नहीं सकती। जिस रियासत के 120 अरब डॉलर बाहर पड़े हों, जिस रियासत के अंदर लोग एक्सपोर्ट के हार्ड अर्न्ड मनी को मनी चेंजर के थ्रू बाहर भिजवा दें और उसको पे कोई चेक नहीं हो, आप उसमें किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या होगा, किसको बुलाया जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप मेरे साथ? देखो एक बात याद रखो, ज़ैदी साहब, मैं पिछले कोई 20 साल से पर्सनली आपको जानता हूं और आप मुझे जानते हैं, लेकिन यकीन माने कि आज से पहले आपके लबो लहजे में इतनी मायूसी मैंने कभी नहीं देखी जितनी आज मैं देख रहा हूं। नहीं, मायूसी की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तो ये जंगें बहुत लड़ी हैं, मैं आज भी लड़ने को तैयार हूँ। मगर मुझे ये परेशानी होती है कि आज मैं जंग लड़ रहा हूँ तो पता नहीं कौन सी फौज मेरे साथ है। फौज का मतलब पाकिस्तान आर्मी नहीं, कल वही फौज इधर जाके मिल जाती है, फिर वो फौज इधर आके मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि जंग करनी किससे है। ठीक है, मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तक दुश्मन की शनाख्त नहीं हो पाई है। कह रहा हूं अभी तक दुश्मन की शनाख्त ही नहीं हो पाई है कि दुश्मन है कौन असल। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि वजीरिस्तान में जंग किसके साथ हो रही है। अफगानियों से हो रही है, इंडियन से हो रही है, तालिबान से हो रही है, जंग किससे हो रही है? ये तो बताए ना, जंग किससे हो रही है? जो जंग हो रही है वजीरिस्तान में किससे हो रही है? आज वो सामने दुश्मनों में खड़ा है, कल वो मैं देखता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान का हामी बन जाता है, फिर दूसरा मैं देखता हूँ वो पाकिस्तान का जो आज दुश्मन है। तो मुझे तो आज तक ये अभी समझ ही नहीं आ रही कि मुझे जंग किसके साथ करनी है। ये तो इसलिए मैं मायूसी मुझे कोई नहीं है, और ये आखिर में सारे हमारे पास ही आएंगे
और सही हम ही करेंगे इसको। मगर सवाल ये तो नहीं कैसे है, करेंगे सवाल सर, कैसे करेंगे? जब आपके पास आएंगे तो कैसे करेंगे सर? हाँ, हम इस तरह करेंगे कि इस्लामाबाद को छोटा करेंगे, इस्लामाबाद को छोटा कर देंगे। अच्छा, कैसे? इस्लामाबाद को छोटा कर देंगे और उसको पिंडी से दूर कर देंगे। ओह, अच्छा, यानी इस्लामाबाद को पिंडी से दूर कर देंगे। सारी इंतजामी सलाहियत जो है वो इस्लामाबाद के पास आप रखेंगे और बाइफोकेट कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पिंडी से दूर कर देना, आप उसको थोड़ा दूर कर दें या दोनों को मिला दें, फैसला कर लेना, इस्लामाबाद और पिंडी को या तो मिला दें, खत्म करें किस्सा, या उसको दूर कर दें। ये नहीं हो सकता कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि कौन सी चीज पिंडी से होती है, कौन सी इस्लामाबाद से होती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बहुत दूर की एक बात की है कि इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान फासला करके इन चीज़ों को वो सही कर सकते हैं। शब्बर जैदी साहब का ये कमेंट जो आपने सुना। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की कॉल और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब बात करेंगे कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ अगर इस पिछले 6 महीने की बात करें तो मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रें हैं डाकुओं की, डकैतों की। और जो 125 सीसी मोटरसाइकिलें एक तो वो, और फिर 110 सीसी जो मोटरसाइकिलें हैं, इनके ऊपर इनकी छीना झपटी जो है वो बड़ी तादाद में देखी जा रही है। और पिछले 6 महीने में तकरीबन 647 मोटरसाइकिलें या तो छीनी हैं या फिर चोरी हुई हैं, और उनकी मालियत 19 करोड़ से ज़ायद की है। और इसके अलावा पिछले 6 माह में जो डकैती पर मज़ाहमत है, उसमें अब तक हम देख रहे हैं कि 69 शहरी जो हैं वो कराची के उनको जा भाग किया गया। CPLC के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने कम्युनिटी पुलिसिंग पे बात की थी। आज ज़रा हम फोकस हो जाते हैं सिटीज़न इलेक्शन के हवाले से, CPLC के हवाले से, और जिसमें जो हमारे साथ मौजूद है जनाब शब्बीर मलिक साहब, जो कि डिप्टी चीफ हैं CPLC के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इस वक्त जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था पहले भी, वो अब कई लेवल, कई दर्जे ज़्यादा बढ़ गया है। अदम तहफ़्फ़ुज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि रात में, ये नहीं कि दिन में, ये नहीं कि गुंजान आबादी इलाकों में, ये नहीं कि सुनसान जगहों पर, एनीवेयर, कहीं पर भी आप चले जाएं, कोई ना कोई वारदात ज़रूर हो रही है। इतनी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्यों है कराची के अंदर? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस शहर के हम बारे में बात करते हैं, जो कि कराची है, ये दुनिया का 5वें नंबर पे बड़ा शहर, ठीक है, आबादी और रकबे के लिहाज से। और जो हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम दुनिया के 5वें बड़े शहर को हम मैनुअली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया में जो महज़ब माशरे हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं होता। हमें इसे इंटेलिजेंटली थ्रू AI मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके चीज़ें हमारे पास अंडर कंट्रोल आएंगी। यकीनन ऐसा नहीं है कि शहर में वारदातें नहीं होती या स्ट्रीट क्राइम नहीं है, क्योंकि डिनाइल कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। यकीनन उस पर बहुत कोशिशें भी हो रही हैं, काविशें भी हो रही हैं। आपने जैसा कि फरमाया कि बाइक्स, यकीनन बाइक्स का क्वांटम जो है इस शहर में वो चोरी का और छीनने का काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कोई दो। मोबाइल और बाइक्स का स्पेसिफिकली हम पहले बाइक्स की बात करते हैं, फिर हम मोबाइल की बात करेंगे। बाइक्स के ऊपर काफ़ी, अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च के फिगर्स देखें और उसके बाद आप अप्रैल का फिगर देखें, तो अप्रैल का फिगर में वाज़े कमी है। ठीक है, जनवरी में 105 मोटरसाइकिलें, फरवरी में 148, मार्च में 140 और अप्रैल में 64। यस, यू आर राइट। यस, ठीक है ना जी। इसके ऊपर यकीनन एक काम हो। गाड़ी या बाइक के क्राइम को देखने के लिए एक पुलिस के अंदर एक इदारा है AVLC, जो उसको देखता है। देखिए जी, हमारे पास महीने में जो क्राइम है
वो तकरीबन 4 और 5 हज़ार के दरमियान है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो स्नैच हो चाहे वो थेफ्ट हो। मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े क्राइम को मॉनिटर करने के लिए एक AVLC का इदारा जिसकी नफरी शायद 300 से 400 के दरमियान है, वो नाकाफ़ी है। इस वक्त जो रिसेंट जो एक पेशरफ्त है वो ये पेशरफ्त है कि इस वक्त पूरी कराची पुलिस जो है वो बाइक के ऊपर काम कर रही है, और न सिर्फ जो लोग बाइक स्नैच करते हैं या जो चोरी करते हैं, बल्कि पूरी चेन पे बात कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि ये बाइक्स कहाँ जाती हैं, हाँ। ये चोरी होने के बाद यकीनन तो उस चेन पहले तो ये बताइए, ये 140 और 100 से प्लस 150 का जो था इसको आपने 64 पे कैसे रोका हुआ है? जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक तो पूरी कराची पुलिस ने इसके ऊपर काम किया, क्योंकि ये सबका मैंडेट है और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। हर थाने ने अपने एरिया के अंदर काम किया। जो उसके बायर्स हैं, जो भी लोग उसके पार्ट्स ख़रीदते हैं, जो बाइक्स ख़रीदते हैं, जो बार्टर करते हैं, उन सबको पकड़ा गया, जिसकी वजह से आप ये देखें कि 32% कमी आई बाइक के क्राइम में। ये पिछले दिनों शेरशाह मार्केट वगैरह जी एग्जैक्टली, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, ये वहाँ पे जब वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स रही शेरशाह मार्केट वगैरह, वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि जो चोरी करने वाला कोई एक ग्रुप है, चोरी करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, यानी कि उनकी तादाद अगर हम देखी जाए, जबकि छीनने वाले ग्रुप आइडेंटिफाइड भी हैं, ठीक है, और नोन भी है, यानी कि वो लिमिटेड है। चूँकि जो चोरी होती है वो इसलिए होती है ताकि वो पार्ट्स के अंदर बेची जा सके, और जो छीनी जाती है वो ऑन डिमांड होती है। चूँकि मुझे अगर 125 ही चाहिए तो मैं वही बाइक छीनूँगा, पर चोरी में ऐसा सिलसिला नहीं है। जो बाइकें छीनी जाती हैं वो शहर से बाहर जाती हैं ज़्यादातर, और जो बाइकें चोरी कैसे जाती हैं, किस तरह से चली जाती हैं? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कराची की एक अपनी डायनामिक्स है। आपके भी इल्म में है कि कराची से चंद किलोमीटर के फासले पे बलूचिस्तान की बॉर्डर है, या हब है जिसको हम कहते हैं। वो एक बहुत तवील जो है वो आपने देखा है कि बॉर्डर है, उसको मैन करना तो बहुत नामुमकिन है। तो इसी वजह से लीकेज बहुत है, बाइक्स निकल बहुत जाती हैं यहाँ से, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेके जाते हैं, और छुपा के लेके जाते हैं, और मुख्तलिफ़ टाइमिंग पे लेके जाते हैं। क्योंकि ये भी मैं वाज़े करना चाहूँगा, जब भी किसी क्राइम पे काम होता है तो जो पहला इंडिकेटर वो ये होता है कि क्राइम शिफ्ट होता है। क्राइम कम होने से पहले या ख़त्म होने से पहले शिफ्ट होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि इसमें भी इकनॉमिक्स इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है, बाइकें छीन के बेची जाती हैं, और जाहिर सी उनका भी इसमें फाइनेंशियल उनका इन्वॉल्वमेंट है कि, तो इस वजह से ये बाइक्स जो हैं हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। जब पूरी कराची के ऊपर काम हुआ, जिसमें शेरशाह पे भी काम हुआ, जहाँ भी ओल्ड पार्ट्स बिकते हैं उन सब की जब चेकिंग हुई या उनको देखा गया तो उसकी डिमांड में कमी आई। जब डिमांड में कमी आई तो यकीनन एज अ रिजल्ट जो है वो उसका डिस्पोजल नहीं हो पाया, पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो उससे रुक गया। ठीक है, जरा आ जाते हैं सेलफोन की तरफ आ जाते हैं। सर, ये तो कम वक्त छोड़ते नहीं, ये तो सीधा गोली मार देते हैं। बिल्कुल, देखें जी, अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे नाखुशगवार वाक़े ज़रूर शहर में हुए हैं, जिसके अंदर मोबाइल स्नैचिंग के दौरान जो है वो लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी मैं यकीनन कहूँगा कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे पास जो है वो 20 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल हैं, और इसके अंदर पर डे जो है वो एक अच्छा क्वांटम ऐड हो रहा है। यानी कि एक चीज़ होती है कि वो एक जगह रुकी हुई है, सही है, बट इसमें हमारा क्वांटम ऐड हो रहा है। और इस वक्त जो आपको पता है कम्युनिकेशन और जो बाकी चीज़ें हैं, इस वक्त मैं समझता हूँ शायद ही कराची में कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास मोबाइल ना हो। सर, ये बताइए कि वो एक ज़माने में IMEI नंबर्स वगैरह ये सारा आप लोग करते थे ना, CPLC, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने बाकायदा किसी चोरी किए गए मोबाइल पे आपने ट्रेस करके पकड़ा हो? इस तरह की कुछ वारदातें होती हैं, पकड़ाई में आते हैं लोग या नहीं आते? जी, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा रिकवरी रेट 13% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस पे भी पूरा एक सेल है जो इस पे काम करता है। और देखें जी, मैं इसमें अर्ज़ कर दूं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो IMEI पहले रन हो के
फ़ोन ट्रेस किए जाते थे, अब मेथड्स चेंज हो रहे हैं। यू नो टेक्नोलॉजी इज़ लाइक इट्स ऑलवेज रिवॉल्विंग। जी, इट्स रिवॉल्विंग। तो उसमें अब आईज चेंज हो जाते हैं, टेम्पर हो जाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ की शनाख्त गुम कर दी जाएगी तो उसकी ट्रैकिंग में प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, हमारे जो मुल्क से फ़ोन जो हैं वो हमारे पड़ोसी ममालिक में भी जाते हैं, जो वहाँ और वहाँ से रैंसम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो कॉल्स भी आती हैं, और यकीनन वो फिर वहाँ पे जाके उनके यूज़ में भी होती होंगी। देखिए जी, वो तो वहाँ तो सब यूज़ करते हैं उसको। जो आप कॉल्स की या रैंसम की बात करें, वो तो हीनियस क्राइम है। वो तो हीनियस क्राइम है, वो एक अलग। तो अब सीपीएलसी क्या कर रहा है, क्योंकि वक्त थोड़ा सा निकल रहा है हाथ से, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि सीपीएलसी किन लाइंस के ऊपर काम कर रहा है? देखिए, सीपीएलसी यकीनन जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराता है और वो लेके आता है जो आवाम और पुलिस दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित। ठीक है, आपके ये जो नंबर थे ना, ये तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपने कहा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हम देखें जहाँ पे 140, 48 और तकरीबन 100, पौने 200 जा रहा था, वो 64 पे आ गया। देयर इज समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग। ठीक, पुलिस, इनफैक्ट पुलिस इज़ डूइंग समथिंग, वी आर सपोर्टिंग देम। ओके, यस। तो आगे का क्या प्लान है, क्योंकि ये किस हद तक आपके जो थाने हैं, मेरे ख्याल से 200 के करीब कराची में थाने? नहीं जी, 107 थाने, 107 थाने। बीच में कम्युनिटी पुलिसिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ बहुत सारे। अब ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों की शनाख्त होने लगी है और बहुत ही कि हाई रेजोलेंस कैमरे के ऊपर उनकी शनाख्त हो जाती है। तो ये इससे कितना ताउन मिल रहा है इन चीज़ों से? देखिए जी, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको कामयाबियाँ होती हैं, उसको आपको पता चलता है कि अब फ्यूचर में आपके कौन से स्टेप्स होंगे। देखिए, प्रॉब्लम, मैं बड़े वजाहत के साथ ये बात आपसे कह देता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग पकड़े नहीं जाते, प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत टाइम तक जेल में हम रख नहीं पाते। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, अगर आप कोई भी क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम स्पेशली आप करेंगे, तो आप जब भी किसी भी गैंग, जब भी कोई पकड़ा जाता है और इंटेरोगेशन में ये बात सामने आती है कि दे आर रिपीटेड ऑफेंडर्स, दे हैड बीन डूइंग दिस सिंस लॉन्ग। तो उसके अंदर क्या है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। पूरे जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 10 दिन पहले एक एक्सटॉर्शनिस्ट पकड़ा गया जिसने सारी इन्फॉर्मेशन कॉलर को दी थी किसी शहरी के बारे में, और वो अरेस्ट हुआ और 10 दिन बाद उसकी ज़मानत हो गई। यू नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। ठीक, तो ये जो चीज़ हैं ये हमें देखनी पड़ेंगी। पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है, नादरा इज़ अ वेरी फ्रूटफुल और हेल्पफुल सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो CCTV कैमराज हैं उनकी मदद से भी, फेशियल रिकग्निशन की वजह से भी, और CRO की वजह से, रिकॉर्ड की, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो पकड़े जाते हैं लोग। ठीक, पर जाहिर सी बात है, पुलिस की जो लिमिटेशन है वो तो 14 दिन है ना जी। 14 दिन से ऊपर तो वो किसी को रख ही नहीं सकते। फिर उसके बाद हमारा जो एक फरसूदा निज़ाम है, उसकी हमारा निज़ाम है, वो हो जाता है सिलसिला, उसका उनको फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर मलिक साहब। क्योंकि मैं आज यूँ थोड़ी देर पहले शब्बर जैदी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो इसलिए जनाब हमारी दो गेस्ट जो हैं शब्बर, बहुत शुक्रिया शब्बर मलिक साहब। और बात सर ये है कि जनाब, जितनी भी आप इदारे, एजेंसीज और हमारी टेक्नोलॉजी, जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, वो सब एक साथ कर लें, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें 14 दिन के बाद वो अदालती निज़ाम या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो एक जिसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, जिसकी इस्लाहात की ज़रूरत है, और फिर उनको एक तरीके से वो जो मुजरिम है उसको शेल्टर मिल जाता है, तो फिर वो वापस आके उसका भी दिल बड़ा हो जाता है और वही चीज़ जो है, वही वारदात वो दोबारा करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से मैं निकल गया तो आगे भी कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।